आत्म के अहित विषय कसाय पर अपनी चर्चा चल रही थी और लगभग 28 प्रवचन अपने हो चुके हैं। समाप्ति की ओर एक दो प्रवचन और करके अपन इस विषय को समाप्त करने का मन बना रहे हैं। पहले बहुत दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए। पूर्व की अपन पहले एक बार उसको देख लें। सत्य के ऊपर बात करी थी हमने उस दिन कि सत्य की खातिर लड़ने वाले इस दुनिया में अनेक हैं, परंतु सत्य का आचरण करने वाले गिनती के हैं, बहुत गिनती के हैं। आचरण तो बहुत कम करते हैं, लेकिन लड़ते हम सत्य के पीछे बहुत हैं। एक बहुत बड़ी हमारी कमी है। 5 बातें मैंने उस दिन आपसे करी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सत्य के पीछे लड़ना चाहते हैं, लड़ो, लेकिन 5 बातों का ध्यान रखना। और 5 बातें शायद आपको ध्यान होगी, कुछ लोग तो लिखते हैं, उन लोगों को ध्यान होगी वो 5 बातें कौन कौन सी है। ध्यान है नहीं है। सबसे पहली बात बोली थी कि जिस सत्य के आग्रह से जीवों के अंदर अगर दुर्भाव पैदा हो रहा है, अगर हम सत्य लड़ रहे हैं लेकिन अगर हमारे अंदर दुर्भाव है उस सामने वाले के प्रति, तो ऐसे सत्य के पीछे लड़ने से कोई मतलब नहीं जो अपने भावों को ग्रसित करता हो। दूसरी बात, मन अगर हमारा तनावग्रस्त हो रहा है सत्य के लड़ने के लिए, तो हमें नहीं लड़ना। तीसरा, सत्य के विरोधी पर टूट पड़ने के लिए हमारा एक अंदर से जुनून पैदा करता है बार बार, हम टूट पड़े, हम टूट पड़े, ये भी ठीक नहीं है। ऐसे सत्य के लिए भी हमें नहीं लड़ना। चौथा, अगर हम मन की वृत्ति का भी निरीक्षण नहीं कर पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं, सत्य के पीछे लड़ तो लेकिन हमारा मन कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे विचार हम उसके प्रति कर रहे हैं, तब भी ऐसे सत्य के पीछे हमें लड़ना नहीं। और 5वां कहा था कि राग और द्वेष कम करना ही नहीं है और सरासर उसके पीछे भागते रहना, उसकी उपेक्षा करना। मतलब राग द्वेष बढ़ते जा रहे हैं उस सत्य के चक्कर में, तो नहीं, हमें उस सत्य की लड़ाई में लड़ना ही नहीं है, हमें शांति से रहना है। यहाँ पिछले प्रवचन का ये सारभूत बातें इस पे अपन ने करी थी, वो मैंने बताई। अब आज फिर से अपन इसी विषय को और आगे बढ़ाते हैं। एक अच्छी बात आप चाहें तो लिख सकते हैं। रोगी के प्रति सद्भाव बनाते हैं। आप रोगी कोई हैगा तो आपका एक सद्भाव रहेगा रोगी के प्रति कि इसकी ये बीमारी दूर हो। रोगी के प्रति सद्भाव बनाए रखकर आप रोग के प्रति आक्रामक हो जाते हैं। होंगे आप, सामने वाले को आपको ठीक करना है तो वो जो रोग है ना, उस रोग के पीछे पड़ जाएंगे आप। अनेक प्रकार की दवाइयाँ, औषधियाँ, जितने उपचार होंगे सब करेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको रोगी के प्रति तो सद्भाव है, लेकिन रोग के प्रति आप आक्रामक हैं, और आक्रामक हुए बिना आप रोग को ठीक भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप रोगी के प्रति तो सद्भाव रखते हैं, लेकिन रोग के प्रति आक्रामक होते हैं। परंतु वही बात दूसरी करता हूँ थोड़ी बदल के, दोष के प्रति आक्रामक बनते रहते समय, अगर मान लो किसी के प्रति, किसी के अंदर कोई दोष है, अब उस समय क्या होता है, आप उस समय दोष के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं, दोषी के प्रति आक्रामक होते हैं। क्या हुआ? वहां तो आप रोग के प्रति आक्रामक थे, रोगी के प्रति नहीं थे। यहां उल्टा क्यों हो रहा है? यहां आप दोष के प्रति आक्रामक नहीं है, आप किसके प्रति आक्रामक है? दोषी के प्रति आक्रामक है। मतलब आचार्य भगवान इस चीज को लेकर बोलते हैं, आप घृणा करो, अपराध से घृणा करो, पर अपराधी से नहीं। आप घृणा करो, अधिकार है घृणा करने का, आप अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अगर आपने अपराधी से घृणा किया तो ध्यान रखना, कभी भी वो अपराधी अपना अपराध नहीं छोड़ पाएगा। आप इसलिए हमेशा अपराध के विषय में जितना चिंतन करना हो, जितना उसके विषय में आपको सोचना सोचो, लेकिन अपराधी के विषय में मत सोचो। जैसे आप रोग के विषय में और रोगी के विषय में आप रोग के प्रति तो सद्भाव दर्शाते हैं और उसका पूरा ध्यान रखते हैं, रोगी रोग को निकालने के लिए आक्रामक रहते हैं। उसी प्रकार आपके सामने अगर कोई दोषी हो तो दोषी के प्रति आप सद्भाव रखो, लेकिन दोष के प्रति आप आक्रामक बन जाओ, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में क्रोध आएगा ही नहीं, आवेश आएगा ही नहीं, आपके जीवन में ये सब चीज़ें दूर हो जाएगी। फिर भी कल मैंने बात करी थी, मतलब पूर्व प्रवचन में सत्य की, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कि सत्य एक अलग बात हो गई, फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे लड़ना अनुचित होता है, उसका प्रतिकार, उसको समझाने के भाव मन में हो ही जाते हैं कि नहीं महाराज जी समझाना तो चाहिए, समझाने के भाव होते हैं, कुछ गलत हो रहा है तो उसकी सावधानी से कुछ अच्छा हो जाए, ऐसी अब होती है आपकी मानसिकता। कभी भी गलत दिखाई दे रहा है तो आप उसको चुनौती देने का मन बन ही जाता है आपका। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी भावना है 2, पर मैं आपसे 3 बातें करूंगा आज।
ये 3 सूत्र दूंगा आपको मैं आज, 3 बीज दे रहा हूं आपको। ये 3 अगर आपके पास हो तो आप बिल्कुल बेधड़क घुस जाना और सामने वाले को समझा देना। तब आप ना तो आवेश में, ना व्याकुलता में, ना क्रोध में आपको कोई भी छेड़ेगा नहीं। पर क्या इन 3 सूत्रों को ध्यान रखना। ये 3 सूत्र आपके पास हैं तो कूद जाना दूसरे को समझाने के लिए, तब तो आप क्रोध के कब्जे में नहीं आएंगे। सबसे पहली बात, अगर आप समझाना चाहते हो दूसरे को तो अपना अधिकार का ख्याल होना चाहिए आपको। क्या? अपने अधिकार का, कि अगर कोई सामने वाला गलत कर रहा है, मुझे उसे रोकना है तो वो मेरे अधिकार में है कि नहीं, मेरा अधिकार है कि नहीं उसको समझाने का। मैं जो समझाने की बात कर रहा हूं पहले खुद तो देखूं कि मैं उस लायक हूं कि नहीं, मेरे पास वो अधिकार है कि नहीं कि मैं उसको समझाऊं। समझाने तो जा रहा हूं पर स्वयं के अधिकार को तो तोलूं। मैं स्वयं के अधिकार को नहीं तोलूंगा तो ध्यान रखना क्या हालत होगी आपकी। वो हालत होगी कि आप समझाने तो गए थे लेकिन आप समझा नहीं पाए और खुद क्रोध में और आवेश में आ गए। यदि आपका आधा अधिकार है तो उस अधिकार की क्या मान्यता है, दूसरों के द्वारा वो अधिकार मान्य है कि नहीं है, आप खुद विचार करना। मान लीजिए आपको लगता है कि हम अपने मोहल्ले में या एक बिल्डिंग में रहते हैं, 15वीं मंजिल पे वो एक बालक हैगा, वो ड्रिंक करता हैगा, शराब पीता हैगा, बहुत अच्छी बात है। अब आपके भाव क्या हो रहे हैं, उसको समझाने के हो रहे हैं कि वो जो ऊपर मैं नीचे रहता हूँ और मेरे से ऊपर 15वीं मंजिल पर रहता है, मेरी ही बिल्डिंग में वो रहता है, अब मैं उसको समझाने जाऊँ। आप गए उसको समझाने के लिए और वो उसको समझा रहे हैं आप। अब वो क्या बोल रहा है, तुम कौन समझाने वाले, काय को आ गए समझाने, तुम बताओ आप क्या रह जाएगी। आप अपना घर संभालो ना, अपना बेटा नहीं है तुम्हारे पास, अपने बेटे को संभालो, हमें मत समझाओ। और उसके पिताजी भी बोलने लगे, क्यों भैया आपको कोई आवश्यकता नहीं है टोकने की। मतलब अब आप यहाँ देखो अपना अधिकार क्या है। अभी एक बात मुझे अच्छे से याद है, गृहस्थ में एक बहन थी और वो बहन थोड़ी दूसरी स्थिति में जा रही थी, गलत लाइन में जा रही थी, तो पहुंच गए एक सज्जन समझाने के लिए। मेरे सामने की घटना है कि तो उसकी माँ ने बोला, अपना ध्यान रखो, अपने घर में बहन है कि नहीं, किसने कहा तुमसे कि हमारी बहन बेटी को तुम देखो कहाँ जा रही, क्या जा रही, क्या कर रही है। गलती उसकी थी। अब वो आपने गलत किया है तो सुनने को तो मिलेगा, आपको अपमान तो मिलेगा, अपमान का मौका तो है। आपने खुद ने आगे रह के ऐसा क्यों किया, आप क्यों समझाने गया। जब समझाने योग्य अधिकार नहीं है तो आप पहले विचार कर लो मेरे अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं। आपके अधिकार क्षेत्र में तो आप समझाओ, उसकी मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ। पहली बात, पहले ये सूत्र को देख लेना, हाँ अधिकार है आपका तो कोई बाधा नहीं है, आपको समझाना चाहिए। अगर ये अधिकार को आपने नहीं ध्यान रखा ना, तो ये ध्यान रखना, ये अधिकार का जो वचन है, ये जो गणित है, ये जीवन में आप हमेशा रखना, वचन के रूप में नहीं, इसको हमेशा हर क्षेत्र में देखना कि मेरा कहाँ पर अधिकार है। नहीं अधिकार को आप ध्यान रखोगे तो हमेशा संकलेश और निष्फलताएं आपके अपने जीवन में मिलेगी। एक और मुझे एक घटना याद है, एक साधु की दीक्षा हुई। दीक्षा होने के बाद पूर्व में एक साधु के उन्हें दर्शन किए होंगे, वो अन्य संघ के थे, वो और एक अन्य संघ के थे, नाम नहीं लेना अपने को, सिर्फ उदाहरण से समझना है बात को। तो उन साधु की उनको चिंता हुई कि वो साधु ठीक नहीं है, वो कुछ यहाँ वहाँ की चीज़ें भी रखते हैं और ये तो साधु के योग्य नहीं हैं। और उन्होंने जो है पत्र लिख दिया कि महाराज जी अपन तो मुनि बने हैं और मुनि बनने के बाद तो अपना कर्तव्य कि अपने को मूलाचार के अनुसार चलना चाहिए, सब चीज़ें ये अटरम सटरम आप अपने पास से बाहर करो, अच्छा नहीं हैगा। साधु शिखर जी में के पास विराजमान थे, तो लिख दिया उन्होंने। अन्य संघ की चर्चा, अपने संघ की चर्चा नहीं है। अन्य संघ की चर्चा है कि साधु अपने संघ के थे, वो उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने लिख दिया, पत्र तो लिख दिया, पर उन्होंने वहाँ से एक रिटर्न जवाब दिया। बोले तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो, तुम मेरे गुरु हो, तुमने दीक्षा दी है क्या मेरे को, जो मेरे को समझाने आए हो और सब मेरे को पत्र लिखा है, तुम्हारे गुरु से शिकायत करूँ। अभी कल दीक्षा हुई है तुम्हारी और अब तो मेरे पे आर्डर चढ़ने लग गए, क्या रह गया, क्या रह गया। तो भैया पहले अपना अधिकार तो देखो, आपके पास अधिकार है ही नहीं और आप लगे कि सामने वाले को समझाना है। क्योंकि आज हो क्या रहेगा, आज ये हो रहा है, ये विज्ञान के युग में मानव की जो बुद्धि है ना, अपनी बुद्धि गिरवी रखा है इसने। ये मात्र अपने मोहल्ले की चिंता नहीं करता, बिल्डिंग की चिंता नहीं करता, वो तो अपनी समाज की, नगर छोड़ो, वो तो पूरे जिले छोड़ो, पूरे देश की चिंता है उसको, पूरे देश की चिंता कर रहा है। उसके अधिकार में कुछ नहीं है, अपने अधिकार की चिंता करके अपने आप को क्रोध में, आवेश में और व्याकुलित कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, पहली बात, समझाने की मनाही नहीं है, पर जिसको आप समझाने जा रहे हो वो आपके अधिकार में है कि नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि नहीं। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में आता है तो खूब समझाओ, अन्यथा इस बात को ध्यान रखना, आवेश से
व्याकुलता से और क्रोध से अपने आप को सुरक्षित रखना हो तो अधिकार के महत्व के बारे में लेश मात्र भी उपेक्षा मत करना, लेश मात्र भी उपेक्षा मत करना किसी को समझाने के पहले। बिल्कुल ध्यान रखना, अधिकार का आपको भान होना चाहिए, तब आप समझाने के लिए आगे बढ़े सामने वाले की गलती पर। दूसरी बात स्वयं के पुण्य का ख्याल होना चाहिए आपको। क्या बोला? स्वयं के पुण्य का ख्याल होना चाहिए आपको। आपका स्वयं का पुण्य कितना है उसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए, मान लो आपका बेटा है, आपके पास मतलब आपका बेटा है, अब बेटा है वह कुछ गलत करने लगा, शराब मान लीजिए शराब पीने लगा, अब आपके पास अधिकार भी है। अब आपका बेटा है तो निश्चित तौर से अधिकार है आपके पास। अब आपके बेटे पे आपका अधिकार नहीं होगा तो किस पे होगा आपका अधिकार? बात है। अब आप मान लीजिए चले गए, अपने बेटे को आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, अब लेकिन आपके पास पुण्य नहीं है, वो आपको ये जो आपका समझाना था वो आपके लिए बहुत भारी भी पड़ सकता है, वो कठोरता भी कर सकता है। वो कह सकता है आपसे, पिताजी जमाना बदल गया है, पार्टियों में जाना पड़ता है तो ड्रिंक करना पड़ती है, ये पुराने ख्यालात छोड़ दो आप, हैं, और टोकने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब क्या करेंगे आप ये कह सकते हो कि महाराज जी ऐसा थोड़ी है, वो बेटा ही नालायक हो। तो मैं आपसे फिर कहता हूँ, नहीं, अभी उन्हीं पिताजी की जगह किसी दूसरे व्यक्ति ने समझाया कि देखो भैया ये ठीक नहीं है, ये जो तुम ड्रिंक करते हो कल को ये आदत बढ़ जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा, और पूरा समझाया, और उनके कहने पर उन्होंने वो ड्रिंक करना उस बालक है, ऐसा साक्षात उदाहरण है, नाम लेना ठीक नहीं है, वो ड्रिंक छोड़ दी। पिताजी इतने दिन से चिल्ला रहे थे, उनको गाली से बात करी, उनको कहा आप ज्यादा करोगे तो हाथ भी उठ सकता है मेरा, पर दूसरे व्यक्ति ने समझाया, उसके समझाने से तो इसका तात्पर्य कि उस पिताजी का पुण्य ही नहीं है कि अपने बेटे पर अधिकार का वो उपयोग कर सके। मतलब अधिकार तो था, यह पुण्य की महिमा थी, पुण्य की महिमा ही सब कुछ थी। एक अच्छी बात याद आ गई मुझे, रहेली की चर्चा हैगी। रहेली में पवित्र सागर जी महाराज जी और प्रयोग सागर जी महाराज जी चातुर्मास कर रहे थे, और हम लोगों का वहाँ जाना हुआ। अच्छा, इसी सही संघ सहित हम पहुँचे, और वहाँ जाने के बाद संघ सहित पहुँचने के बाद पवित्र सागर जी और हम सब लोग थे, और 4-5 दिन रहे। तो पवित्र सागर जी ने एक दिन बिल्कुल भैयावर्ती करते करते बोले, अच्छा जी समझ में नहीं आता है मेरे को, बोले हम भैया 6 महीने से रह रहे हैं, जिन व्यक्तियों को मैं बार बार नाक रगड़ के कह रहा ये कर लो वो कर लो वो कर लो, वो गिर पड़ रहे हैं आपके पास। अच्छा इसलिए ये बता दो। तो अच्छा ऐसी हंसने लगे। फिर एक महाराज जी ने बोला, पुण्य की महिमा है तो गुरु जी के, पुण्य की महिमा है तो गुरु जी के, कि तुमने लाख प्रयास कर लिया, 6 महीने में वो तैयार नहीं हुए, और गुरु जी कह भी नहीं रहे, और वो अपने आप आके कह रहे हैं हाँ इतना दान, इतनी बात, ये सब कुछ हम यहाँ लाख के लें, अगर यहीं गुरुजी आके बैठ जाए तो अभी सब कुछ हो जाए, पूरा मंदिर। पर अब हमारा इतना पुण्य ही नहीं कि आप मानो, ये सब पुण्य की महिमा है, अधिकार तो है, अब पुण्य नहीं है। वही तो बात है कि महाराज जी ने कहा, बोले देखो इतने लोग कि यहाँ हजारों की भीड़ है प्रवचन में, हम भी करते थे 50 लोग, अब गुरुजी जाएंगे तो ये पूरा जगह नहीं मिलेगी। पुण्य की महिमा है, तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये पुण्य है, और मैंने बहुत बार देखा है कि हम खूब समझाया है, मैंने देखा भी है, 2-4 बार अनुभव भी किया कि कुछ महाराज समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, पर कुछ नहीं, वो तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, वो मित्रता करने को तैयार नहीं, वो प्रेम करने को तैयार नहीं है, और भी अन्य चीज को तैयार नहीं। जहां गुरुजी के आहार हुए ना, वो बिल्कुल ऐसा होता है, सोच सकता है व्यक्ति क्या था और क्या हो गया। हो गुरुजी, किसी ने बोले ये हो गुरुजी, ये भी त्याग, हो गुरुजी ये भी त्याग करना है। मुझे अच्छे साक्षात घटना याद है, पहली बार जब आहार हुए थे आचार्य श्री जी के जीवन में, तो फटाके का बहुत बड़ा काम था परिवार में, वो बंद करने योग्य नहीं था। 8 लाइसेंस थे, 8 अलग अलग स्थानों के। तो पुराण सागर जी महाराज जी ने इतनी सी बात बोली थी, और बहुत बड़ा काम था, ट्रकों से माल था, इतनी सी बात बोली थी कि ये ठीक नहीं है, आप ब्रह्मचारी के पिताजी हो और आप तो आपके यहाँ से ये है, आपको बंद करना चाहिए। उसी वक्त उनने एक ही बात बोली, अच्छा से इतना जितना माल रखा है अगले साल से मैं फटाका नहीं बेचूंगा। मैंने कहा यार गजब है, हम इतने साल से समझा रहे हैं, पूर्व में कितने महाराजों ने समझा लिया, कोई वैल्यू नहीं है। गुरुजी ने इतना, गुरुजी ने नहीं बोला है, पुराण सागर जी महाराज जी ने इतना सा बोला था, वो वहीं बैठे थे, गुरुजी से मुस्कुरा के आशीर्वाद दे रहे थे, एक मुस्कुराहट में काम हो गया। बताओ, ये होता है पुण्य। तो कहीं कहीं पुण्य, अधिकार तो है, पुण्य की बात है अधिक, तो पुण्य भी अपने आप में जो, मान लीजिए ग्राहक है, आप ग्राहक बनकर दुकान पे गए और वो आपको माल भी देना चाहता है, माल है भी, देना भी चाहता है, पर अगर आपके पास रकम नहीं है तो माल देगा क्या? वो नहीं देगा। इसी प्रकार से आप समझाना भी चाहते हैं,
परंतु वो समझेगा जब जब आपके पास पुण्य होगा। इसलिए सबसे पहले अधिकार होने के बाद भी अपने पुण्य को तोल लेना कि मेरा कितना पुण्य है, मेरे प्रभाव में वो व्यक्ति आएगा कि नहीं, चाहे मेरा बेटा भी क्यों ना हो, चाहे मेरा वो बेटा भी क्यों ना हो। अगर इसको आपने तोल लिया ठीक है, नहीं तो अगर मान लो आपने बोला और सामने वाले ने नहीं माना तो आपको क्रोध आएगा, आपको आवेश आएगा और फिर आप तो उद्वेलित होगे, आप तो व्याकुलित होगे ही होगे। ध्यान रखना। इसलिए दूसरी चीज क्या है? पुण्य। अपने पुण्य की परीक्षा करते रहना। अपना पुण्य आपने परीक्षा करते रहे तो निश्चित तौर से आप कभी भी हारेंगे नहीं। तीसरी बात, दोनों बात समझ में आ रही ना? आ रही है नहीं आ रही? तो अधिकार के साथ साथ आप अपने पुण्य की पूंजी को भी तोलते रहोगे तो आपको क्रोध नहीं आएगा। समझाना, तीसरी बात समझाना है, मना नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात ध्यान रखना। तीसरी बात ये हैगी कि तीसरी बात ये कि सामने वाले व्यक्ति की पात्रता है कि नहीं। तीसरी बात, सामने वाले की व्यक्ति की पात्रता है कि नहीं, इसका भी भान आपके अंदर होना चाहिए। मान लो तुम्हारा अधिकार भी है निश्चित रूप से और तुम पुण्यशाली भी हो, तुम्हारा पुण्य भी है, लेकिन सामने वाली पात्रता तो तुम इस मान लो यहाँ के कलेक्टर हो, तुम एसपी हो, तुम राजा हो, तुम बहुत बड़े अधिकारी हो। अब अधिकारी हो तो तुम्हारे पास तो मान लो पूरा अधिकार हो गया, विधायक हो तुम यहाँ के, तो हर व्यक्ति के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करने के तुम्हारे पास अधिकार भी है, पुण्य भी है। अब पुण्य होता वही तो राजा बनता है, पुण्य होता वही तो कलेक्टर बनेगा, पुण्य होगा तब तो कोई बड़ा पद मिलेगा उसको। पुण्य भी है, अधिकार भी है, पर सामने वाले की पात्रता को पहले देख लेना कि वो पात्र है कि नहीं, आपके समझाने के योग्य है भी कि नहीं। अब वो समझाने के योग्य नहीं है और आप भले पुण्यशाली हो, भले पात्रता रखते हो, नहीं होने वाला। कहीं से लेकर कहीं तक भी वो तैयार नहीं होने वाला, ये मान के चलना। तो अपने आप में पात्रता को भी, आपको बहुत, पात्रता भी एक बहुत प्रबल चीज है कि तभी आप समझाने के लिए आगे बढ़ना, क्योंकि पात्र होना और पात्रता होना इन दोनों में अत्यंत बहुत मतलब अंतर है। क्या होना? पात्र होना और पात्रता होना, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग चीज है। कैसे देख, जैसे मान लीजिए कोई घड़ा हैगा, घड़ा है, वो सैकड़ों मतलब सालों से उसमें शराब डाली जाती है, भरी जाती है और शराब से भरा जाता है वो, ठीक है ना। हजारों मतलब मान लो हजारों दिन से उसमें, या 2 4 5 साल से उसमें शराब डाली जा रही थी। अब वो शराब तो डाली जा रही थी, अब अगले दिन हम चाह रहे हैं कि उसमें शुद्ध जल भर दें। पात्रता है उसके अंदर शुद्ध जल भरने की, और आप भर भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि तो पात्र है, उसमें चाहे जो भरना हो। लेकिन ध्यान रखना, वो आपने जो भले वो हजारों दिनों से या सालों से जो अपना जिसमें शराब डाल रहे थे, उसके बाद हम पानी डालेंगे तो वो जो पानी बाद में है ना, वो पीने योग्य तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ अंश तो 100% उसमें रहेगा ही रहेगा, तो पीने योग्य नहीं रहेगा। रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अनुभव करके देख लेना, इतने दिन से जिस घड़े में, जिस मटके में शराब डाली जा रही थी, वो शराबमय हो गया था। अब उसमें पात्र तो है, पानी भरने की पात्रता नहीं है। पात्र तो है, वो मान लिया पात्र है, लेकिन पात्रता नहीं है। इसलिए पात्रता सबसे पहले देखो कि सामने वाले के अंदर पात्रता है कि नहीं। वो अगर आपकी पात्रता में खरा उतरता है तो आगे बढ़ो। मतलब पात्र पदार्थवाचक है, पात्र क्या है? पदार्थवाचक है, परंतु जबकि पात्रता गुणवाचक है। पात्रता क्या? गुणवाचक है। सामने वाले के अंदर इस प्रकार का गुण है भी कि नहीं कि आपकी बात को वो समझे, आपकी बात को वो माने। क्योंकि अधिकार मतलब केवल अधिकार और पुण्य के मामले में रखी गई सावधानी आपके लिए जरूरी नहीं है, साथ साथ में आपको उसकी पात्रता को भी समझना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर मान लो पहुंच गए उसको सलाह मशवरा देने और वो नहीं मानेगा तो क्या रह जाएगा आपका? बताओ ना क्या होगा? आपको सिर्फ विकल्प के अलावा कुछ नहीं होगा। मान लीजिए कि आप पहुंच गए उसी शराबी के पास और उसने आपसे है ही नहीं वो इस योग, और आप समझा रहे हो कि भैया क्यों ये ठीक नहीं है, शराब नहीं पीना चाहिए, तो वो आपको कहेगा भैया मैं शराब ही पी रहा हूँ, किसी का खून तो नहीं पी रहा हूँ। क्या बोलेगा वो? मैं शराब ही पी रहा हूँ, किसी का खून तो नहीं पी रहा हूँ। अब आपकी क्या रह जाएगी? ऐसे कटु शब्द उसने बोल दिए, इस प्रकार के अपमानित, इस प्रकार का अपमानित व्यवहार आपके साथ कर लिया तो आपकी क्या स्थिति होगी? तो सामने वाले को देखो तो कि वो क्या है, योग्य है कि नहीं समझाने के। हम समझाने तो जा रहे हैं, वो पात्रता रखता है कि नहीं समझने की? नहीं रखता है तो हमें फालतू उलझने की क्या जरूरत? आ बेल मुझे मार क्यों कर रहे हो आप? हैं?
आप क्यों उसको विकल्प करो कि नहीं मुझे पूरी दुनिया को ठीक करने का ठेका ले रखा है क्या आपने? नहीं, आप समझो, सामने वाले की भूमिका को समझो कि सामने वाला वो समझेगा कि नहीं समझेगा। पात्र और अपात्रता की ये बुद्धि हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए, नहीं रखेंगे हम तो निश्चित तौर से हमें क्रोध और आवेश घेरेगा ही घेरेगा। मान लीजिए वो ओलंपिक चैंपियन है, वो ओलंपिक चैंपियन का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, वो कुमार है, बहुत बड़ा एक से एक चीज़ बनाता है वो, परंतु वो क्या एक बात बताओ, वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है कि अनेकों अवार्ड्स उसको मिले हैं, विश्व विख्यात है, मिट्टी पे उसने बहुत सारे अवार्ड प्राप्त किए। वो ओलंपिक चैंपियन होने के बाद भी क्या वो रेत पर अपनी कला अपनाएगा क्या कि रेत से मैं कुछ खिलौना बना दूं, रेत से मैं कुछ ऐसा कुछ बना दूं? वो जानता है कि उस रेत में पात्रता नहीं है, उस रेत के साथ वो कभी भी अपनी कला दिखाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उस रेत में वो पात्रता नहीं है। तो मैं क्यों उस रेत में अपनी पूरी क्षमता को समाप्त करूं, अपनी पूरी कला को समाप्त करूं, क्यों अपने दिमाग को वहां खराब करूं, क्यों अपने समय को खराब करूं? इसी प्रकार आप भी समझना, जैसे वो रेत से कुछ नहीं बन सकता क्योंकि उसमें पात्रता नहीं है, उस घड़े में जो हमने पानी भरा है वो पीने योग्य नहीं है क्योंकि उसमें पात्रता नहीं है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को आप समझाने का प्रयास कर रहे हो उस व्यक्ति में पहले पात्रता देख लेना कि वो इस पात्रता के योग्य है कि नहीं है। अधिकार भी है आपके पास, पुण्य भी है आपके पास, तीसरी बात पात्रता भी होनी चाहिए। जितने अधिकार के नंबर है उतना ही पुण्य का नंबर है और उतना ही साथ साथ में पात्रता का नंबर है। हम समझाएं, मनाए नहीं है समझाने की, लेकिन इन तीन बिंदुओं को लेकर, इन तीन बिंदुओं को साथ में रहकर अगर हम समझाएंगे तो ध्यान रखना हम कभी भी क्रोध और आवेश के शिकार नहीं होंगे। भूतकाल में जहां कहीं भी हमने व्यक्तियों को समझाने का प्रयास किया और हमें मान लो परिणाम नहीं मिले और निष्फलता प्राप्त हुई है तो उसका यही कारण होगा, या तो आपके अधिकार के बाहर आपने उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया होगा, पहली चीज, या तो वो अधिकार के बाहर होगा और आप पीछे पड़ गए होंगे समझाने के लिए। दूसरी चीज, या तो आपका जो पुण्य है वो प्रबल नहीं होगा, और तीसरी चीज, या फिर क्या होगी तीसरी बात यह है कि उसके अंदर पात्रता ही नहीं थी और आप समझाने पहुंच गए, बताने पहुंच गए भैया गलत है, नहीं करना, ये ठीक नहीं है, नहीं करना। तो इन तीन बातों को आज की प्रमुखता से हमने बात बोली है तीन, कि क्या पहली बात तो पहले तो ये ध्यान रखना, आवेश से, व्याकुलता से और क्रोध से अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो अधिकार के महत्व के मामले को लेश मात्र भी गौण मत करना। दूसरी बात, पुण्य की बात, पुण्य को परखते देखना, अगर तुम्हारे पास पुण्य है तो निश्चित तौर से तुम्हारी जीत है, अन्यथा आप प्रयास भी मत करना समझाने का। अपना पुण्य का थर्मामीटर अपने को नाप के चलना। और तीसरी बात पात्रता की, क्योंकि पात्र होना अलग बात है और पात्रता होनी अलग बात है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि पदार्थवाचक है और जबकि जो पात्रता है वो गुणवाचक है, उसके अंदर वो गुण है कि नहीं लेने के, वो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज का अपना यहीं तक, अब समय तो हो रहा है गुरुजी का, हो गया है ना, हम कितनी बजे चालू किया, टाइम हो गया, चलो कल देख लेंगे। अच्छा सोचा था आज गुरुजी के लिए, कल देखें 5 मिनट, अरे समय हो रहा है, चलो ठीक है। एक अच्छी चीज़ बहुत बढ़िया गुरुजी की हैगी, खजुराहो की बात हैगी, सुनना ध्यान से। खजुराहो में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में देश के बड़े बड़े विद्वान आए थे, आचार्य ज्ञान सागर जी के उस पर बोलने के लिए, उसी पर था कार्यक्रम था, देश के लोग अनेक जगह से लोग आए थे। और उसमें एक बहुत अच्छे आप ही के यहीं भोपाल के मनोज जी श्रीवास्तव, जो कि अभी हाल मुख्यमंत्री जी के ओएडी हैं, मतलब पीए हैं, क्योंकि आईएएस ऑफिसर ही होता है पीए, तो कलेक्टर की पोस्ट वाले होते हैं उनके पीए। तो वो मनोज जी श्रीवास्तव बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े कवि हैं, और ऐसी कलम चलाते हैं कि जब वो लिखते हैं और जब वो बोलते हैं तो बिल्कुल हिला देते हैं वो, जब वो बोलते हैं तो। तब वो मंच पर आए, मंच पर आने के बाद जो उनने गुरुदेव के लिए बोला वो आपको सुनना है, बहुत अच्छी बात बोली गुरुदेव के लिए बोले बंधुओं, मैं भोपाल से चलकर आया हूँ और पूज्य गुरुदेव का भक्त तो हूँ, आप लोग जानते हो। बोले पूज्य गुरुदेव की मैंने अभी तक गरिमा देखी थी, वरिमा देखी थी, महिमा देखी थी, लेकिन जब मैं ट्रेन से आ रहा था तो उनकी वशिमा को देखने को मिला। मुझे क्या देखने को मिला? वशिमा देखने को मिली। तो वहीं पे किसी ने क्या है गरिमा वरिमा महिमा, बोले गरिमा, तो बोले मैंने गरिमा कब देखी? बोले उनकी गरिमा तब देखी, पहले उन्होंने बोला महिमा,
तो बोले महिमा मैंने कब देखी? बोले गुरुदेव की महिमा मैंने कुंडलपुर के समय देखी, जब कुंडलपुर में बड़े बाबा ऐसे फूल से उठकर पहुंच गए थे, तो मुझे समझ में आ गया कि इनसे महिमावान व्यक्ति कोई नहीं है। फिर बोले गरिमा, तो बोले गरिमा तो मैंने तब देखी थी जब गुरुदेव की वो प्रतिभा स्थली देखने गया मैं, और प्रतिभा स्थली की उन बहनों को देखा और उन बच्चों को देखा, उनके उसको देखकर लगा कि ये तो गुरुजी की गरिमा के अनुरूप है, और जो बहनें बिना उसके इतनी एक जैसे एक व्यवहारिक रूप से कर रही है, तो उनकी उस गरिमा को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तो बोले बहुत अच्छी बात हो, उनकी वरिमा, तो बोले उनकी वरिमा से तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। जो उनकी मुखमाटी जैसे महाकाव्य को उन्होंने लिखा है और जिस पे अनेकों PhD हुई है, वो उनकी वरिमा का स्वरूप था। अब भैया वसीमा क्या देखने को मिल गई? बोले वो बता रहा हूँ मैं, वसीमा मेरे को भी ट्रेन में देखने को मिली। ट्रेन में जब मैं आ रहा था तो जो वहाँ से लोग मेरे साथ साथ हर स्टेशन से चढ़ रहे थे यहाँ के इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, उनकी आस्था को देखकर और आस्था के साथ साथ उन गुरुजी के प्रति जो दर्शना और देशना के प्रति जो उनकी ललक थी, वो देखी। कोई खड़ा है, कोई लटका है, कोई बेचारा 6-6 घंटे से पर, लेकिन जाना है। क्या जाना है? रिजर्वेशन है नहीं है, पर गुरुजी के दर्शन करने जाना है, पर गुरुजी की देशना सुनने जाना है। तो ये जो गुरुजी के प्रति देशना और गुरुजी के प्रति देशना और दर्शन की जो एक आकर्षता थी, जो एक खिंचाव था, तो मैं समझ गया आचार्य श्री के पास वसीमा भी है, गरिमा तो है ही, वरिमा तो है ही, महिमा तो है ही, साथ साथ में गुरुजी के पास वशीकरण भी है। और बोले ये जो इतने सारे शिष्य देखता हूँ ना मैं, ये जो छोटी छोटी देखें, ये वसीमा का तो प्रभाव है। जो आजू बाजू में बैठे, कौन आता है ये इस वर्तमान में इस चकाचौंध में इतने छोड़े, ये वसीमा का ही कमाल है, इसलिए गुरुजी के पास वसीमा भी है। बोले आचार्य भगवान, एक बात और बोलना था। कल आप लोगों को विदित है पीछी परिवर्तन है, और पीछी परिवर्तन में भावना ये हुई कि हमने तो अपना स्पष्ट कर दिया था कि भैया हमें विकल्प होता है तो हम जो लोग रहेंगे, जो आएंगे, उनको हम सबको मौका देंगे, और सबको मौका देने के बाद हमने तो जो संघ में था कि 2 लोग जो प्रमुख शादीशुदा रहेंगे वही आएंगे और पीछे लेंगे और देंगे, और बाकी जो रहेगा जिनका नाम निकलेगा वो ठीक। फिर भी लोगों की भावना थी कि हम पूरे नियम ले रहे हैं, और नियम लेने के बाद भी महाराज जी अगर हमारा नहीं लगा नंबर तो फिर हमने, महाराज जी ने भी हमसे कहा और नहीं महाराज जी की बात स्वीकार करी, तो हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, बाउंडिंग तो अपनी प्रतिवर्ष की रहेगी, आपको प्रतिवर्ष हमारे पास आना है। तो जैसे मान लो आपका नाम नहीं निकलता है तो नाम जो पीछे देने में सभी लोगों को बुला लेंगे हम, जितने लोग रहेंगे सभी लोगों को हम बुला लेंगे, ताकि विकल्प नहीं हो। मेन जो जिसका नाम लिखेगा देने वो, उसके साथ फिर वो सब लोग जो पीछे देने वाले में भी थे और जो पीछे लेने वाले में, वो एक साथ आ जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, फिर महाराज जी से चर्चा हुई कि बहुत से लोग जुड़े थे, हमारे साथ भी जुड़े थे, आहार पे जाने वाले महाराज जी साथ भी जुड़े थे, महाराज जी साथ भी आहार पे जाने वाले जुड़े थे, और भी जैसे पूजन वाले हैं, और जो लोग हैं सभी, मतलब शादीशुदा नहीं, जो 8 साल से ऊपर है, सब पूरे के पूरे बच्चे बच्चियाँ, जो और भी लोग हैं, उन सबको हम एक मौका, महाराज जी की बात हो गई, महाराज जी भी सहमत है, सबके लिए मौका ये दे रहे हैं कि पीछे देने में आप सब आमंत्रित हैं, लेकिन किसके लिए? 9 नियम हमने निश्चित किए हैं। आप वो 9 नियम लेंगे और वो 9 नियम फॉलो करेंगे, तो जिसको चाहे उसको वो सभी पीछे देंगे महाराज जी के लिए, संधान सागर जी के, ठीक है ना। और बाकी 1-2 पीछे लेने वाला तो रहेगा ही रहेगा, तो जो भी चाहे देना, सभी लोग पूरा खुला रहेगा, वो 9 नियम ले और महाराज जी को पीछे देने के लिए सादर आमंत्रित है।